हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल विनय स्टडी के अंदर स्वागत है। दोस्तों, यदि आप ACF रेंजर 2019-20 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम देखेंगे दोस्तों केमिस्ट्री रसायन विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनुक्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। एक केमिकल इक्वेशन दिया जाएगा और उसमें आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि इसमें कौन से उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और कौन से नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के बंध टूटते हैं और उत्पाद में नए बंध बनते हैं। इसे सर्वप्रथम बर्थलोट नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति को समझाने के लिए इसे दो बड़े भागों में बांटा है, जिसमें एक है अनुक्रमणीय अभिक्रिया और दूसरा होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अनुक्रमणीय अभिक्रिया सबसे पहले देखते हैं। तो दोस्तों, वे रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है और पूर्णता को प्राप्त करती है, उसे हम अनुक्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। या फिर इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से तो उत्पाद बनता है परंतु पुनः उत्पाद से अभिकारक नहीं बनाए जा सकते, उसे हम अनुक्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब ये हुआ हमारा अभिकारक, ठीक है। ये उत्पाद, इसे बोलते हैं रिएक्टेंट, ये होता है प्रोडक्ट। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, इस उत्पाद से हम पुनः अभिकारक नहीं बना सकते। इसे हम गर्म करेंगे, ठीक है, इतने टेम्परेचर में। तो क्या होगा, अभिकारक से तो उत्पाद बनेगा लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं बन पाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अनुक्रमणीय अभिक्रिया। नाम से ही स्पष्ट है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। इसमें दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ऐसा एक इक्वेशन दिया रहेगा और आपको कहा जाएगा कि इस इक्वेशन को आप जो है बताइए कि उत्क्रमणीय है कि अनुक्रमणीय। दूसरा एग्जांपल देखते हैं KClO3। इसको जब हीट करते हैं, हम गर्म करते हैं, तो क्या होता है, ये KCl और ऑक्सीजन गैस देता है, ठीक है। रिएक्शन कंप्लीट करते हैं तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो इसमें होता क्या है कि जब हम KClO3 को गर्म करते हैं तो KCl और ऑक्सीजन में यह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। फिर इस उत्पाद से हम पुनः KClO3 नहीं बना पाएंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अनुक्रमणीय अभिक्रिया। अभी अनुक्रमणीय अभिक्रिया इरिवर्सिबल रिएक्शन की निम्नलिखित विशेषता है। इन्हें एक दिशात्मक तीर से प्रदर्शित करते हैं। आपने देखा होगा जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए थे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किए थे, तो क्या बना था, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली थी। तो इसे हमने केवल एक तीर से प्रदर्शित किया था। ये अभिक्रियाएं पूर्णता को प्राप्त होती है। देखिएगा, जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए थे तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला था, तो ये पूर्णता को प्राप्त हुआ था। इन अभिक्रियाओं में साम्य स्थापित नहीं होता। साम्य का मतलब है दोनों रिएक्शन जो है आपस में बराबर हो। तो यहाँ पर दोनों अभिक्रिया आपस में बराबर नहीं है, तो साम्य अवस्था स्थापित नहीं होती। सामान्यतः ये अभिक्रियाएं विषमांगी होती है, ठीक है। अनुक्रमणीय अभिक्रिया प्रायतः विषमांगी प्रकार की होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, वे रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र एवं पश्च दोनों दिशा में होती है और ये कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं करती, उसे हम क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में और उत्पाद जो है पुनः अभिकारक में परिवर्तित होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि हम देखें, इसमें हम इसे अग्र एवं पश्च दोनों दिशा में डिनोट करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ये कैसे अग्र और पश्च दोनों दिशा में होती है।
जैसे देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, इसको हम गर्म करते हैं, ठीक है, एक ही दिशा में होता है, गर्म कर रहे हैं, ये होगा अग्र दिशा में, अग्र दिशा में, ठीक है, अग्र दिशा में ये बनाएगा क्या, PCl3 प्लस Cl2, ठीक है, ये अग्र दिशा में हुआ, गर्म किए तो ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। अब क्या होगा, इसे अब जब हम ठंडा करेंगे, ठीक है, इसे हम ठंडा करेंगे तो क्या होगा, PCl3 और Cl2 को हम क्या कर रहे हैं, पस्य अभिक्रिया, ये पस्य अभिक्रिया होगा, ठीक है, पस्य अभिक्रिया, पस्य दिशा बोल सकते हैं। इसे हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, फिर से PCl5। तो इस रिएक्शन को हम कैसे दर्शा सकते हैं, PCl5 ये होगा अग्र दिशा और ये होगा पश्य दिशा, ठीक है, यहां से क्या बनेगा, PCl3 प्लस Cl2। ये अब ये साम्यावस्था कैसे, देखिए साम्यावस्था कैसे स्थापित हो रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं, A प्लस बी, इसे मान लेते हैं, ये बनाता है C प्लस डी। तो क्या होगा, सबसे पहले A और B अभिकारक जो है अभिक्रिया करेगा और C और D में परिवर्तित होगा, ठीक है, फिर C और D क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, A और B, तो ये एक समय निश्चित समय पश्चात ये क्या करेगा, साम्यावस्था स्थापित होगा। पहले इसकी जो अभिक्रिया दर होगी वो अधिक होगी, फिर धीरे 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 कम होगा, इसकी कम रहेगी, फिर इसका अभिक्रिया दर क्या होगा, बढ़ेगा धीरे धीरे, फिर इसका कम हो जाएगा। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, साम्यावस्था स्थापित हो रहा है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषता होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दो तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसा कि हमने देखा था, PCl5 को जब हमने हीट किया था तो PCl3 व Cl2 बना था। यदि हम PCl3 प्लस Cl2 को ठंडा करेंगे तो पुनः क्या बन जाएगा, PCl5। तो इस प्रकार जो है अग्र और पश्च दोनों तरफ से यह अभिक्रिया होती है। इन अभिक्रिया की गति जो है मंद होती है, धीरे धीरे होती है। ये अभिक्रिया को पूर्ण नहीं होती, इन अभिक्रियाओं में साम्य स्थापित होता है। ये अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती और इस अभिक्रिया में साम्य अवस्था स्थापित हो जाता है। ये अभिक्रियाएं समांगी एवं विषमांगी दोनों प्रकार की होती है। जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 को गर्म करते हैं तो PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। यदि हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन को ठंडा करते हैं तो हमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड पुनः प्राप्त होती है। दोस्तों, अब देखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्य। यहाँ पर स्थिर ताप पर निम्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया कराई जाती है। अग्र अभिक्रिया A व B अभिकारक है, जबकि विपरीत अभिक्रिया C व D अभिकारक है। पहले अभिक्रिया अग्र दिशा में शुरू होती है, जैसे जैसे उत्पाद बनते हैं अभिक्रिया विपरीत दिशा में भी शुरू हो जाती है। प्रारंभ में अभिकारक A तथा B की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए अग्र अभिक्रिया का वेग अधिक होता है, परंतु समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है और इसलिए अग्र अभिक्रिया का वेग घटते जाता है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है उत्पाद C व D की सांद्रता बढ़ती जाती है, इसलिए अभिक्रिया का वेग विपरीत दिशा में बढ़ता है। अतः अग्र अभिक्रिया का वेग समय के साथ घटता है, जबकि पश्य अभिक्रिया का वेग समय के साथ बढ़ता है। कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें अभिक्रिया का वेग दोनों दिशाओं में समान हो जाता है। अभिक्रिया की इस अवस्था को रासायनिक साम्य की अवस्था कहते हैं। इसे एक ग्राफ में देखते हैं। एक्स और वाई एक्सिस में ग्राफ खींचते हैं। अग्र और विपरीत अभिक्रिया के वेग पर समय का प्रभाव और साम्य अवस्था। यहाँ पर ये अग्र और पश्य अवस्था है और यहाँ पर जो है वो साम्य अवस्था में आ जाती है। यहाँ पर A और B
बनाती है C+D। ये अग्र अभिक्रिया है। उसी प्रकार C+D जो है बनाती है A व B, और ये जो स्थिति है वो है साम्य अवस्था की। A+B बराबर है A+B। तो यहाँ पर ये जो लाइन है वो है साम्य अवस्था की, अग्र अवस्था, और ये पश्य अवस्था। भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में साम्य अवस्था आती है। साम्य अवस्था केवल रासायनिक अभिक्रियाओं का ही गुण नहीं है, अतः साम्य अवस्था को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र व विपरीत दोनों अभिक्रियाओं के वेग बराबर हो जाते हैं रासायनिक साम्य अवस्था कहलाते हैं। मान लो A व B क्रिया करके C व D क्रियाफल में परिवर्तित होते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट होगा। तो रासायनिक साम्य को हम इस प्रकार निर्धारित कर सकते हैं। ये हमारा A है, B है। यहाँ पर अग्र और पश्च दोनों अभिक्रिया हो रही है और बन रही है C+D। मान लिया जाए साम्य स्थिति में A, B, C व D की सक्रिय मात्राएं A, B, C व D है। तो अग्र क्रिया की दर क्या होगा? R1 समानुपाती है किसके? A व B के। या फिर हम इसे लिख सकते हैं R1 बराबर है K1 A और B के। यहाँ पर ये जो K1 है वो होगा अग्र अभिक्रिया वेग स्थिरांक। उसी प्रकार हम पश्य अभिक्रिया को भी लिख सकते हैं। पश्य अभिक्रिया में क्या होगा? पश्य क्रिया की दर R2 समानुपाती होंगे किसके? C व D के। तो K2 R2 बराबर होंगे किसके? K2 C व D के। जहां पर K2 क्या होगा? पश्य अभिक्रिया वेग स्थिरांक होगा। अब यहाँ पर साम्य अवस्था की स्थिति है तो अग्र क्रिया की दर बराबर होंगे पश्य क्रिया की दर। तो R1 बराबर होंगे किसके? R2 के। यहाँ पर K1 A B बराबर होंगे K2 C व D के। अब इसे हम सिंपल कैसे लिख सकते हैं? K बराबर है K1 K2 के। तो इस प्रकार C D अपॉन A और B हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर K1 अपॉन K2 बराबर है किसके? K सौम्य स्थिरांक है। या फिर इसे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट K इज इक्वल टू C D अपॉन A और B। ध्यान रखिएगा ये वाली इक्वेशन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। K सौम्य स्थिरांक है। K का मान अभिकारक और क्रियाफल के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, परंतु वह अभिक्रिया की प्रकृति व ताप पर निर्भर करता है। अब देखते हैं रासायनिक साम्य के प्रमुख लक्षण। ठीक है, तो दोनों दिशाओं में होने वाले प्रक्रमों की गति बराबर लेकिन विपरीत होती है। अभिक्रिया किसी भी दिशा में पूर्णता प्राप्त नहीं करती।
अभिकारकों तथा उत्पाद की मात्राएं साम्य मिश्रण में स्थिर हो जाती है। ताप, दाब अथवा सांद्रण के परिवर्तन के समय साम्य अवस्था में भी परिवर्तन होता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति से साम्य अवस्था परिवर्तित नहीं होती। साम्य अवस्था में निकाय की ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो ये थे उनके प्रमुख लक्षण। दोस्तों अब देखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया और साम्य की गतिक प्रकृति। रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों जब हम फेरिक क्लोराइड के क्षारीय विलयन में अमोनियम थायोसाइनाइड विलयन मिलाते हैं तो हमें फेरिक थायोसाइनाइड का गहरा लाल रंग प्राप्त होता है। ये हमारा फेरिक क्लोराइड हुआ। इसमें जब हम अमोनियम, ये हुआ हमारा अमोनियम, अब इसमें मिलाते हैं थायोसाइनाइड, ये हमने मिला दिया अमोनियम थायोसाइनाइड, तो हमें प्राप्त होता है फेरिक थायोसाइनाइड FeCnS3 और मिलता है हमें अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इस स्थिति में हम ठोस अमोनियम क्लोराइड मिलाते हैं तो पुनः रंगहीन प्राप्त होता है। विलयन में यदि हम फिर से फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं तो हमें लाल रंग प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त जो अभिक्रिया है वो कैसी है, उत्क्रमणीय है और स्थापित साम्य की प्रकृति गतिक है। इस प्रकार हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ सकते हैं। जब हम एक परत नली में कैडमियम क्लोराइड CdCl2 कैडमियम क्लोराइड के अम्लीय विलयन में जब हम मिलाते हैं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इसमें प्रवाहित करते हैं तो कैडमियम सल्फाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये हमारा कैडमियम, ये क्लोराइड, इसमें जब हम H2S गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कैडमियम सल्फेट, इसका पीला अवक्षेप प्राप्त होता है और HCl प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस स्थिति में यदि हम सांद्र HCl की कुछ बूंदें मिलाते हैं तो अवक्षेप जो है घुल जाता है और साफ विलयन प्राप्त होता है। प्राप्त विलयन में यदि हम फिर से H2S गैस प्रवाहित करते हैं तो पुनः हमें पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। इससे भी स्पष्ट होता है कि ये जो अभिक्रिया है वो कैसी है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और प्रकृति कैसी है, डायनेमिक नेचर की है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों आयनिक सौम्य, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक अभिक्रिया भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, अतः इसके बीच भी साम्यावस्था होती है। अतः अभिक्रियाओं की वह अवस्था जिसमें आयनिक क्रियाकारकों तथा उत्पादों का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता आयनिक सौम्य कहलाती है। तो दोस्तों अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें आयनिक अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती तो उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक सौम्य कहते हैं। इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल। आयनिक साम्य अवस्था को सोडियम क्लोराइड के उदाहरण द्वारा हम समझ सकते हैं। सोडियम क्लोराइड को आपने अपने घरों में देखा होगा एक नमक के रूप में। तो सोडियम क्लोराइड जो है सोडियम आयन व क्लोराइड आयन के रूप में टूटता है। सर्वप्रथम तनुता के साथ विद्युत अपघट्य सोडियम क्लोराइड का वियोजन बढ़ता है और एक स्थिति में पहुंचकर वियोजन की गति आयनों से संयोजित होकर उदासीन अणु बनाने की गति के बराबर हो जाती है। इस स्थिति को ही आयनिक साम्य कहते हैं और यह भी डायनेमिक होती है। उपरोक्त अभिक्रिया में हम वियोजन की दर देखें तो दर जो है समानुपाती होगा सोडियम और क्लोराइड के। तो इसको हम लिख सकते हैं K1NaCl। संयोजन की गति समानुपाती होंगे, गति जो है गति समानुपाती होंगे सोडियम आयन
व क्लोरीन आयन के। इसको हम लिख सकते हैं K2Na प्लस Cl माइनस। अब इसे जब हम साम्य अवस्था में लाते हैं तो साम्य अवस्था में क्या होगा, दर जो है बराबर होंगे किसके, वियोजन दर बराबर होंगे संयोजन दर के। ये हमारा वियोजन दर है और ये हमारा संयोजन दर है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब क्या होगा, K1NaCl बराबर होंगे K2 सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, K1/K2, जहाँ पर सोडियम आयन और क्लोरीन आयन अपॉन NaCl, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसे K1/K2 किसके बराबर है, K के। तो इस प्रकार हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्थिरांक है जो आयनन स्थिरांक कहलाता है। अब देखते हैं आयनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो आयनिक साम्य को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये आयनिक साम्य को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। तनुता, विलयन की तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है। दूसरा फैक्टर है विद्युत अपघट्य का स्वभाव, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कुछ रासायनिक पदार्थों का आयनन कम होता है, उससे हम दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं, तथा कुछ पदार्थों का आयनन लगभग पूर्ण होता है, उसे प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। तो इस प्रकार जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य व प्रबल विद्युत अपघट्य के रूप में आयनिक साम्य अवस्था को भी प्रभावित करते हैं। तीसरा है ताप, टेम्परेचर। ताप बढ़ाने के साथ साथ वियोजन की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण आयनिक साम्य प्रभावित होता है। चौथा है विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जिन विलायकों के डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान अधिक होगा उसमें विद्युत अपघट्य को घोलने की क्षमता अधिक होती है। ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में आयनिक यौगिक शीघ्रता से वियोजित होता है। तो इस प्रकार जो है विलयन की प्रकृति भी आयनिक साम्य को प्रभावित करता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे अम्ल एवं क्षार। अम्ल और क्षार से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अम्ल और क्षार को कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों तक वीडियो की लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।